Hello students, today we are going to start chapter first of civics, diversities in India. इसका ही हम पार्ट फोर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने कल पार्ट थर्ड किया था जिसमें हमने केरल के बारे में जाना था, वहाँ की डाइवर्सिटीज़ के बारे में जाना था, वहाँ के फ्रूट्स के बारे में जाना था, मतलब किस तरह से मतलब वो फ्रूट मतलब कि एग्रीकल्चर को मतलब कि ग्रो करते थे और मतलब क्या वहाँ पर किस तरह का एग्रीकल्चर जो था ग्रो किया जाता था एंड किस और एक्सपोर्ट किया जाता था। इन सब के बारे में हमने कल जाना था और आज हम जानेंगे लद्दाख के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लद्दाख अ केस स्टडी। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। स्टूडेंट्स लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, मतलब कि वो जो लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इट लाइन्स इन दी माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है लद्दाख जो है माउंटेन्स में जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। देयर इज़ नो रेनफॉल्स, सच desert condition do not allow agriculture. It means लद्दाख में रेनफॉल्स नहीं होता है, मतलब वर्षा नहीं होती है। इस तरह के डेजर्ट की जो कंडीशन की वजह है वो लद्दाख में एग्रीकल्चर को मतलब अलाउ नहीं करती है। और क्या है, यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, यहाँ पर बहुत वर्षा होती, बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, वर्षा अधिक नहीं होती और माउंटेन्स ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बहुत कम हो पाता है। एंड कुछ ट्रीज इस कोल्ड डेजर्ट में बहुत मतलब कि बढ़ जाते हैं, इट मीन्स ग्रो करने लगते हैं। मतलब कि कुछ ट्री जो है यहाँ पर जैसे कि बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब कि वो ठंडे स्थानीय जो ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ पर बढ़ने लगते हैं, ग्रो करते हैं। एंड कुछ एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर ग्रो नहीं करता है बिकॉज यहाँ का डेजर्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड है। पीपल डिपेंड ऑन दी मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग दी समर मंथ्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इट मीन्स मतलब जो पीपल्स जो हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए समर मंथ्स में जहाँ जो बर्फ़ जो जमी होती है उसके मेल्टिंग होने पर डिपेंड होते हैं। बिकॉज यहाँ का जो प्लेस है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए वो समर मंथ्स में भी मतलब पीने वाले पानी के लिए वो यहाँ की बर्फ़ को पिघलने तक का क्या करते हैं, मतलब उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। उसी से इनका वाटर भी वहाँ का ठंडा रहता है और ठंडा हो जाता है। द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ डिफ़िकल्ट, wheat and barley are the main crops grow here. It means जो यहाँ का मतलब यहाँ के जो लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक तो ये माउंटेन्स का एरिया है और दूसरा यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेस है, मतलब यहाँ पर लोगों का रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेस माना जाता है इसको। और लोग गर्मियों में बर्फ़ की जो मेल्ट होने का क्या करते हैं, मेल्ट होने पर डिपेंड रहते हैं। और यहाँ पर वीट एंड बैर्ली जो है यहाँ की मेन क्रॉप्स मानी जाती है, मतलब कि जो जौ और जो गेहूँ जो है वो यहाँ का मेन मतलब कि मुख्य फसल मानी जाती है। जहाँ पर मेनली और यहाँ पर मेनली यही दो फसल है जो कि उगाई जाती है, मुख्य फसल जो है, आप इनको याद रखिएगा। गेहूँ और जो जौ है वो यहाँ की मुख्य फसल मानी जाती हैं। फिर आपका आता है एप्रिकट्स, मतलब कि यहाँ पर जो खुबानी जिसे बोलते हैं, खुबानी भी यहाँ पर उगाई जाती है। दूसरी कंट्रीज़ में ये क्या किया जाता है, फिर यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्टेड किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है। यहाँ पर ये सब उगाने के बाद फिर ये एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्टेड किया जाता है। देन पीपल मेनली डिपेंड ऑन sheep, goat, cow and yak.
मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं मुख्य रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं, शिप मतलब कि पशुपालन पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें कि आपका आता है गॉट, काव एंड यक। ये सबको मतलब कि इन सबको इन सब के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो मतलब कि यहाँ के जो शिप हैं वो क्या है, पश्मीना ऊन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और यह ऊन क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेरी कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और ये पश्मीना ऊन जो है इससे इससे शॉल बनाई जाती है। पश्मीना ऊन से शॉल बनाई जाती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है। तो ये शिप्स गॉड्स का इसलिए इनका जो डिपेंड रहते हैं, इनके ऊपर इसलिए डिपेंड रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस एक तो इसके एक इनका इनकम का ये इनकम अर्न करने का एक ये सोर्स माना जाता है। देन ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनसे ऊन प्राप्त होती है, तो इस वजह से इसको पालन करने पर ये डिपेंड रहते हैं। द वूल फ्रॉम द शिप्स is collected by the pupils and sold to the Kashmiri traders. It means शिप्स से जो ऊन लोगों के द्वारा जो संग्रह किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, कश्मीरी ट्रेडर्स को क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, कश्मीरी ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। जिससे क्या है, उनका एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा एक पार्ट इनका ये हो गया कि ये उनका इनकम का सोर्स माना जाता है, क्योंकि वो शिप से ऊन प्राप्त करते हैं और ऊन क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो वो कश्मीरी ट्रेडर्स को क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, जिससे क्या है उनकी इनकम आने लगती है। द लद्दाख रीजन हैज़ मेनली पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू टाइबेट। इट मीन्स मतलब लद्दाख के क्षेत्र में कई मार्ग ऐसे हैं जहाँ से करवास टाइबेट की जो मतलब कि यात्रा करते हैं। वहाँ पे करवास टाइबेट एक जगह है, वहाँ की यात्रा के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, जहाँ पर मतलब उन मार्गों से उस करवास टाइबेट के लिए जाया जाता है। These caravans carry textile, spices, raw silk and the carpets. The culture of the Ladakh is mix of both Indians and as well as Tibetan traditions. इट मीन्स जो करवास जो होते हैं वो वहाँ से क्या है, टेक्सटाइल मतलब करवा वस्त्र, मसाले, कच्चे रेशम, इस तरह के क्रॉप्स क्या है यहाँ से लेकर जाते हैं। और लद्दाख का जो कल्चर है वह इंडियन एंड टाइबेटन जो ट्रेडिशंस है वहाँ से मतलब वहाँ के ट्रेडिशन से ये क्या है, मिक्स माना जाता है। इंडियन ट्रेडिशन एंड टाइबेटन का जो ट्रेडिशन है वो दोनों ट्रेडिशन यहाँ के मिक्स माने जाते हैं। Tibetan influence is visible in food, music and architectures. Therefore, Little Tibet is another name for Ladakh. It means food, music and architecture में टिबेटन का जो है, टिबेटन का प्रभाव जो है देखने को मिलता है हमें। एंड लिटिल टिबेट जो है वो लद्दाख का दूसरा नाम है। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? लद्दाख का जो दूसरा नाम है वो लिटिल टाइबेट है। एंड बुद्धिज्म जो है वो यहाँ का क्या है, प्रमुख धर्म माना जाता है इस स्टेट का। एंड ये जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बुद्धिज्म लद्दाख के माध्यम से टिबेटन तक पहुंचा और यहाँ कई गोम्पैक्स और बुद्ध मठों में ये आता है। लद्दाख में सॉन्ग्स और पोयम का ये क्या यहाँ पर क्या है, ओरल ट्रेडिशंस है। सॉन्ग्स और पोयम का लद्दाख में ओरल ट्रेडिशन माना जाता है। और टिबेटन नेशनल महाकाव्य जो है वो केसर सागा और दोनों संगीतकारों ने यहाँ पर क्या किया था, परफॉर्म किया था। यहाँ पर दोनों संगीतकारों ने क्या किया है, परफॉर्म किया है।
तो इसमें हमें क्या है, दोनों संगीतकार कौन थे, मुस्लिम और बुद्धिज्म थे। तो दोनों की डाइवर्सिटीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब आता है आपका रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिटीज़। रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिटीज़ क्या है, मतलब कि हमें इन सब के मतलब कि हमने लद्दाख के बारे में जाना है, केरल के बारे में जाना, और हमने इससे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ के बारे में जाना था, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के बारे में जाना था, रीजंस एंड बिहाइंड डाइवर्सिटीज़ क्या थी, इसमें इकोनॉमिक्स डिफरेंस क्या थे और सोशल डिफरेंस क्या थे, डाइवर्सिटीज़ क्या थी, इन सब के बारे में हम जाना था। अब जानेंगे रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिटीज़। डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया हैज़ गिवन एस अ रिच टेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब डाइवर्सिटीज़ ने हमें क्या दिया है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट ऑफ लाइफ दिया है। बहुत सी तरह की डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को यहाँ मिली हैं, बहुत से ट्रेडिशंस मिले हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। और आवर लैंग्वेज, मॉन्यूमेंट, ड्रेसेस आर, मतलब ये सब क्या है, ये सब एक मिक्सर है किसका, इन्फ्लुएंस का। इन सब का प्रभाव हमें किसने, डायबिटीज़ पर देखने को मिलता है। तो यही सब क्या है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज एंड कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, ड्रेसेस, ये सब क्या है, यही सब डाइवर्सिटीज़ है जो कि हमें अपने घर में भी देखने को मिलती है और आपके नेबर्स में भी देखने को मिलती है, आपके उठने बैठने में और आपके पेरेंट्स के उठने बैठने में एंड आपके फ्रेंड्स के उठने बैठने में और आपके थॉट्स में एंड आपके पेरेंट्स के थॉट्स में मैच नहीं करता। तो यही सब क्या है, यही सब डाइवर्सिटीज़ है। तो ये सब डाइवर्सिटीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलती है और हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट ऑफ लाइफ डाइवर्सिटीज़ में मतलब इंडिया में देखने को मिलता है।